High class 11. Today we are discussed about to discovery of neutrons. Previous lecture we are discussed about to the discovery of protons and Thomson model. Now the talk about to discovery of neutrons. Discovery of neutrons. So today we are going to start to discovery of neutrons. तो जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो जो इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हुआ, देन उस आफ्टर दैट उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, इसमें भी ऐसे ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो सबसे बड़ा फर्क ये नज़र आया कि सपोज दैट आपको पता है किसी भी जैसे लिथियम को एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Li लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3 और मास नंबर था, इसका टोटल मास नंबर हो रहा था 7। तो उस समय साइंटिस्ट लोग ये चीज़ सोचते थे कि अगर जितने नंबर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन को नेग्लेबल माना जाता है मास उनका, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को माना जाता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो रिवोल्यूशन करते हैं, इसके सराउंडेड में एक सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। अब उसमें जो था कि न्यूक्लियस के अंदर बात ये थी कि अगर इसका जो एटॉमिक मास है इसका लिथियम का वो 7 है और इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स वो है 3। मतलब यहाँ पे क्या था कि जो प्रोटॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन्स में क्या था, प्रोटॉन्स एटॉमिक जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, एक रिवोल्यूशन करते हैं जिनका मास क्या होता है, नेग्लेबल मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और प्रोटॉन्स में क्या है, जो प्रोटॉन था अगर एटॉमिक मास अगर टोटल 7 आ रहा था उसमें, तो जब इलेक्ट्रॉन नेग्लेबल होता है तो टोटल जो प्रोटॉन का मास 3 क्यों आ रहा था। जो प्रोटॉन का जो मास था ना वो किसी भी एटॉम में लगभग हम किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम में। तो लिथियम में यहाँ पे जो आ रहा था इसका एटॉमिक मास आता है, वैसे एटॉमिक मास होता है किसका, लिथियम का 7। तो जब हमें ये पता था कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन्स होता है, और उसके बाद रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेग्लेबल मास होता है इनका। तो अगर हम एग्जाम्पल उठा के ले रहे थे कि इसका जैसे लिथियम का एग्जाम्पल उठा के कोई भी ले सकते हो आप, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। तो यहाँ पे हमने लिया था किसका, लिथियम का उठा के देख रहे थे। एटॉमिक मास जब लिथियम का 7 है टोटल मास, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। तो इसके बाद यहाँ न्यूक्लियस में दूसरा क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट है या ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है या ऐसा कौन सा है जिसके कारण से इसका मास क्या हैवियर हो रहा है, किसके इक्वल 7 हो रहा है। तो यही क्वेश्चन जो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ ले गया किसको, जेम्स चैडविक को। तो मतलब क्या था कि हम लोग मोस्टली ये पढ़ते हैं कि जितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मतलब जो उसका न्यूक्लियर का मास होगा एटम का, तो जब एटम का मास हमारे पास यहाँ पे देखने को 7 मिल रहा है, तो इसमें और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं और उनका जो मास होता है वो लगभग नेग्लेबल मास होता है और आउटसाइड रहते हैं और रिमूव आउटसाइड रहते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हमारे पास ये न्यूक्लियस में जो इसका एटॉमिक मास 7 हो रहा है, इसके साथ दूसरा कौन सा है जो इसके मास को 7 कर रहा है, जबकि प्रोटॉन अगर एग्जैक्टली प्रोटॉन 7 आ जाता है तब तो बात क्लियर थी। जो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की सोच थी, इनका यहाँ पे ये माइंड था, इनका माइंड सेटअप ये था कि अगर प्रोटॉन्स का भी 7 होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है तो इसका मास तो फिर 7 होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स का मास तो यहाँ पे 3 आ रहा था। तो यही बातों ने उनको कुछ परेशान करके रख दिया और यहीं से उनके पास क्या हुआ, जो रेवोल्यूशन आया किसमें, इसको चेंजेस आया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ इनको ले गया था। उसके बाद जो जेम्स चैडविक ने इन 1932 में, जो साइंटिस्ट थे हमारे पास चैडविक ने 1932
चैडविक ने 1932 में एक जो डिस्कवरी की थी, किसकी की थी? न्यूट्रॉन्स की। तो जो चैडविक ने बताया था कि जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है, तब जाके दोनों का मास मिला के 7 आता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा। और हम क्या करेंगे? एटॉमिक जो मास है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लेंगे, तब जाके यहाँ पे 4 क्या निकलेगा? उसमें न्यूट्रॉन। तो ये बातें थी जो इनको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ ले गई थी। क्योंकि बेटा कभी भी किसी भी चीज में क्या होता है? पहले प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती यहाँ पे, तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ फिर जाते ही नहीं है। क्योंकि इनको इस बात ने हैरान किया कि किसी भी एटॉमिक मास जब किसी का भी 7 आ रहा है, यानी लिथियम का एटॉमिक मास 7 आ रहा है, इसके अंदर जब हमने ये देख लिया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। क्योंकि मैंने बताया था उसमें जो आपको, क्योंकि क्या करता है? अल्फा पार्टिकल रे को उसने पास कराया था, और वो अल्फा पार्टिकल रे क्या हो रही? पास होने के बाद उसमें स्ट्राइक करके वापस आ रही थी। कोई स्मॉल डेविएशन दिखा रहा था, कोई लार्ज एंगल पर डेविएशन दिखा रहा था, कोई पुल बैक होके वापस आ जा रहा था। उस एक्सपेरिमेंट ने यही तो बताया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस में कोई है तो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिससे टकरा के वापस आ रहा था। तो यहाँ तक साइंटिस्ट लोगों का जो माइंड सेटअप था उनका ये था कि न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है। लेकिन वो जैसे ही कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे थे कि किसी का एटॉमिक मास 7 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 आ रहे थे, तो उनको इस बात ने हैरान कर दिया कि इसका जब प्रोटॉन सिंगल है इसमें, तो इसका मास नंबर 7 क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे तब जाके इनको इस कंडीशन में ले गई किसकी तरफ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। The whole of mass of an atom in due to nucleus contain protons because the electron revolving outside in negligible mass। यानी इनका कहना था कि जो होल ऑफ मास होता है किसी भी एटम्स का, वो न्यूक्लियस का होता है, वो किससे बना होता है? प्रोटॉन्स का। और उन्होंने क्या कहा था? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं आउटसाइड में, जिसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल मास बताया था। दिस मीन्स न्यूक्लियस मस्ट बी कंटेन प्रोटॉन्स। उन्होंने क्या बताया था? जो न्यूक्लियस होता है मस्ट बी कंटेन किससे बना होता है? प्रोटॉन से बना होता है। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, ये नॉट इक्वल आया किसके? एटॉमिक मास का। तो इन्हीं बातों ने इसके लिए क्या सोच के रख दिया कि यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है। तो यहाँ पे क्या करा है फिर उसने? एक जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा इसका, इसने यहाँ पे अल्फा रे जो थी, इस रे को बम्बार्ड कराया था इस वाले में, इस रे को बम्बार्ड कराया इस मेटल में, वही एल्यूमिनियम फॉइल जो हम ले रहे थे मेटल फॉइल में। अब हुआ क्या? यहाँ से उसने जब बम्बार्ड कराया था, यहाँ से जब ये निकली सीधा बाहर, तो इसके बाद इसने इसमें क्या लगा है? वैक्स लगा दिया बीच में। वैक्स समझते? गोंद यहाँ पे लगाया था वैक्स। और जब इसने वैक्स लगाया था तो इससे क्या हुआ? फिर यहाँ से सिर्फ ओनली फोर जो रे थी, वो रे निकली प्रोटॉन्स वाली। जो प्रोटॉन की रे यहाँ से बाहर निकल गई थी, लेकिन जो ये वाली रे थी जो स्ट्रेट लाइन में जा रही, ये वाली, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। यानी कि जो ये रे थी इसमें नो डिफ्लेक्शन, सो नो डिफ्लेक्शन सो इन दिस रे। जो हमारे पास ये वाली रे थी ना, इस रे में क्या हुआ? कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। और ये प्रोटॉन तो यहाँ वैक्स से निकल के चली गई आगे, यहाँ से भी क्या हुआ? स्ट्राइक करके शूट करके आगे निकल गई। लेकिन जो हमारे पास ये वाली रे थी यहाँ पे वैक्स के सामने, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं नजर आया। क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पे उनको एक चीज समझ में आया था कि जो ये न्यूट्रॉन होता है कहीं ना कहीं इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल चार्ज का होता है क्या? न्यूट्रॉन्स। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन आता तो क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे अगर इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो मेटल पॉइंट पे टकराती है, तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। लेकिन ऐसे दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या था? बस ये क्या थी हमारे पास, इसमें नो डिफ्लेक्शन शो करने के कारण इसको नाम पड़ गया था इस रे का न्यूट्रॉन्स। इसका नाम पड़ गया था यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो इसका ये था इसका एक्सपेरिमेंट किसका? जेम्स चैडविक का।
जेम्स चैडविक बॉम्बार्ड इन दिन सीट ऑफ द बेरिलियम एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट था यहाँ पे ये था हमारे पास, जिस एलिमेंट पे इसने बॉम्बार्ड कराया था इस था बेरिलियम का। इसमें इसने क्या कर दिया, बेरिलियम एलिमेंट्स के सीट पे इसमें अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया था इसमें, और उसके बाद इसने एलिमेंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व हाईली पेंटर रे विच द कंसिस्ट ऑफ स्टीम, यानी न्यूट्रल चार्ज दिखाया था, न्यूट्रल रे थे विच न्यूट्रल थी, और जो पार्टिकल वे फाउंड हैव द मास, इसका जो मास था इस पार्टिकल का, ये जो रेज आ रही इन पार्टिकल जो मास था, इसका जो पार्टिकल का मास निकल के आया था, ये आया था 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg में लेंगे इसको। तो यहाँ पे जब जेम्स चैडविक ने क्या कराया था, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स, ये जो रे है इनको लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट है, अल्फा रे, ये अल्फा रे को इसने क्या कराया था, बम्बार्ड कराया था इसको मेटल फॉइल में। मेटल फॉइल किसकी है, बेरिलियम की है, बेरिलियम मेटल्स की। तो बेरिलियम मेटल्स की फॉइल में इसने इस रे को बम्बार्ड कराया था। तो यहाँ से जो रे निकल रही थी बाहर आउटसाइड के लिए, इनमें विदाउट डिफ्लेक्शन के, इनमें किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण इसमें इसको क्या कहा था, न्यूट्रॉन कहा था। और इस रे के आगे इन्होंने वैक्स लगाया था, वैक्स शूट आउट होके प्रोटॉन्स आगे निकल गई थी। तो इनका जो मास था यहाँ पे इस रे को, जिसको उसने न्यूट्रॉन कहा था, इसका मास था 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये था हमारे पास। और इसने क्या कह दिया, नियर बाय द सेम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और इसमें नो चार्ज, इसमें क्या होता है, इसके लिए कहा जाता है नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज आर फाउंड इन न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं था। यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, कि ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। इस पे न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसके बाद हमें क्या हुआ कि जब हमें एलिमेंट्स के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, प्रोटॉन्स मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए, तो अब हम लोग बताएंगे कैसे हम इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई भी हमारे पास एलिमेंट है एक्स, यानी इसको बोल देते हैं एक्स का यूज कर रहा हूं मैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पास एक्स है, एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है। और यहाँ पे जो मैं इसके ऊपर ले रहा हूं ए, तो ये हो जाएगा, ए को बोलेंगे हम लोग मास नंबर। ये जो है हमारे पास ये है मास नंबर। और दूसरा यहाँ पे जो नीचे लिखा है जेड, जेड है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो जेड आएगा, जेड आएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के, जैसे एक्स ले रहा हूँ मैं, एक्स के फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम ले लेता हूँ, तो लिथियम का ये 3 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा उसका मास नंबर 7। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, जो मास नंबर होता है, मास होता है किसी भी एलिमेंट्स का, जैसे मास हमारे पास किसी भी एलिमेंट का हो गया, तो मास को लिखेंगे मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास मास आएगा, मास कितनी किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ। एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका मीन्स हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी पी लिख लेते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो है मास नंबर, दूसरा आता है आपके पास मास नंबर। तो मास नंबर को
मास को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग अगर सम कर लेंगे तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकल जाता है। तो यही तो बात थी जेम्स चैडविक को जो परेशान कर रही थी, क्योंकि जो एटम मास नंबर निकल के जो लिथियम का 7 आया था वो इसलिए आया था क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स तो उसके बाद 3 थे और न्यूट्रॉन उसके पास 4 थे, तो न्यूक्लियस में 3 और 4 का ही तो मास निकल के 7 आ रहा था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन देयर आर इन द फॉलोइंग, किसमें देखो बेटा जरा इसमें हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स how many protons and neutrons are there in the following, are there in following। आर देयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन ले लेता हूं आपके सामने, ऑक्सीजन का ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन का हमारे पास, या ऑक्सीजन का ले रहा हूं मैं यहाँ पे 8 और 17। अब आपको बताना है इसमें क्या है, इसका कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ, तो जो ये O है यहाँ पे ये क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। अब बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो मास नंबर जो है 17 माइनस 8, तो वो ये हो जाएगा 9। तो सेंटर में कितने हैं इसके मास, जो न्यूट्रॉन है, तो बच जाएंगे हमारे पास 9। तो इस तरह से इसमें जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 9 रहेंगे इसमें। इसी तरह से आप लोग इसका निकाल के दिखाओगे, Mg का, मैग्नीशियम का मैं दे देता हूँ 12, इसका एटॉमिक नंबर Z है 12 और इसका जो मास नंबर है ये है 25। और थर्ड क्वेश्चन में है Br का, ब्रोमीन का होता है तुम्हारे पास 35 और 80, एटॉमिक नंबर 35 और ये हो गया 80। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे मुझे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन है एन एलिमेंट्स whose atomic number, अच्छा whose mass number 23, number of protons are present in nucleus, Age 11, calculate number of neutrons and electrons। ये दो क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके दिखाओगे और इसको मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का था। इस तरह से हमारे पास टोटल एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चंस आप लोग मेरे को करके दिखाओगे कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो टोटल एटॉमिक मास है वो 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसमें कितने हैं आपके पास 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन बताने आपको।